तो दोस्तों भारत में चल रहे हैं प्रोटेस्ट और जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इससे पहले पिछले साल भी प्रोटेस्ट चल रहे थे, वो तो कोरोना आ गया तो प्रोटेस्ट थम गए। अब मतलब कोरोना जाएगा नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि प्रोटेस्ट दोबारा शुरू नहीं होंगे, तो वो गया नहीं, ये शुरू हो गए। अब आपको बता दें कि साल 2024 तक हम केवल प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट ही देखने वाले हैं और इस बात को एक पैटर्न से समझने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों सितंबर से चल रहे हैं देश के अंदर प्रोटेस्ट फार्म बिल के ऊपर और कहा जा रहा है इस काले कानून को वापस लिया जाए। लेकिन ये वही काले कानून है जिसको हर एक पार्टी ने अपने अपने मैनिफेस्टोज में लिखा था कि भाई इन बिल्स को हम लेकर आएंगे। कांग्रेस ने 2019 के अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, आम आदमी पार्टी ने पंजाब के मैनिफेस्टो में लिखा था और उसके बाद अब जब आ गए हैं तो अरविंद केजरीवाल इन बिल्स को फाड़ रहे हैं क्योंकि प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। जब तक प्रोटेस्ट शुरू नहीं हुआ था उससे पहले तो ये भाई साहब सबसे पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने स्टेट में यानी कि दिल्ली में इसे लागू कर दिया था। अब उठाया है बीड़ा मोदी ने और किसानों से हो रहे हैं वो मुखातिब, और किसानों से मुखातिब होते हुए उन्होंने आज कुछ ऐसा कहा। लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ, उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए। वैसे मोदी ने इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा, लेकिन ये जो बात थी ये बेहद सच है और इस बात से लिब्रांडो सारे परेशान भी हैं। अभी तक मतलब हम सरकार के लिए ये कहते थे कि मैनिफेस्टो में जो लिखा वो पूरा नहीं किया, लेकिन लिब्रांडो अलग प्रजाति है। वो कहती है मैनिफेस्टो में जो लिखा उसको इतना जल्दी क्यों पूरा कर रहे हैं। कन्हैया, अभी 4.5 साल बाकी हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि जिस तरह से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं इससे पता चलता है कि बड़ी जल्दी में है नरेंद्र मोदी, बड़ी जल्दी में है अमित शाह, बड़ी जल्दी में है आरएसएस। क्या बात है आखिर की जो इनका जो विचारात्मक जो आइडियोलॉजिकल एजेंडा है एक के बाद एक, मतलब ऐसा लगता है कि मैनिफेस्टो में अब कोई मुद्दा बचेगा नहीं, सब कुछ ये लागू कर देंगे। क्यों हो रहा है सब इतना जल्दी में? सरकार को जज करने का बेहद आसान तरीका होता है, मैनिफेस्टो देखो और देखो कि क्या क्या डिलीवर किया है, उसके ऊपर जज कर लो। ऑपोजिशन को जज करने का कोई पैरामीटर हमने सेट ही नहीं किया, लेकिन ऑपोजिशन अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर पूरी तरीके से तैयार है और हम लोगों को वो समझने की काफी जरूरत भी है। 2014 यानी कि 2014 में सरकार बदली, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1998-1999 में सरकार बदली थी और उस वक्त अटल जी प्रधानमंत्री बने थे, अभी मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 1998 से 2004 के बीच में जो स्ट्रेटेजी अप्लाई की गई थी कांग्रेस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, अटल जी के खिलाफ, वो स्ट्रेटेजी डिट्टो उठाकर रेप्लिकेट कर दी 2014 से 2019 तक मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। फिर चाहे वो फासिज्म हो, अटल जी के आते ही फासिज्म इतना बढ़ गया था, देश विदेश में फासिज्म ही फासिज्म हो रहा था और कहा जा रहा था भारत में फासिज्म बढ़ रहा है, ये है वो है, और मोदी के आते ही ये सब चीजें फिर से शुरू हो गई। साल 2002-2003 में खुशवंत सिंह ने एक किताब लिखी। किताब में बताया गया कि इस वक्त देश में ऐसी सरकार है जो आपको या लड़कियों को कपड़े उनकी पसंद के नहीं पहनने देगी, उनको साड़ियों में ड्रेप किया जाएगा, उनको फोर्सफुली मंदिरों में भेजा जाएगा, शराब नहीं पीने दिया जाएगा किसी को भी, और जय श्री राम वगैरह इस तरीके की चीजें तो बुलवाई ही जाएंगी आपसे। तो इस तरीके की चीजें उस किताब में लिखी और ऐसी ही चीज आपको लीला में भी दिखाई दी और बहुत सारी और वेब सीरीज थी जिनमें ये चीज दिखाई दी। मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को और समूचे भारत को ही इस्लामोफोबिक डिक्लेयर कर दिया जाता है लिब्रांडो के द्वारा और देश विदेश में आर्टिकल छपवाए जाते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से आर्टिकल छपवाए जाते हैं और बताया जाता है हम इस्लामोफोबिक हो गए हैं। और यही काम अटल जी के समय में भी भारत के लिए किया जाता था, अटल जी को ही इस्लामोफोबिक बताया जाता था। द हिंदू की एक मैगजीन है जिसका नाम है फ्रंट लाइन, उसमें आर्टिकल आता है द मैन बिहाइंड इमेज, मतलब अटल जी जो अपनी इमेज दिखा रहे हैं वो केवल मुखौटा है और उसके पीछे का असली आदमी जो है वो इस्लामोफोबिक है। ये जो बीफ काऊ वाला जो मुद्दा था ये नया नहीं है,
2014-19 में खूब चला, लेकिन 1998 से 2004 तक भी खूब चला। द हिंदू की फ्रंटलाइन मैगजीन लिखती थी, दलितों का स्लॉटर चलेगा मगर गाय का स्लॉटर नहीं चलेगा। एक अलग ही लेवल की फाइट चल रही थी सोनिया गांधी और अटल बिहारी की 2003-2004 में बीफ के ऊपर। अब इंटॉलरेंस 2014 से 2019 असहिष्णु या इंटॉलरेंस, ये हम सभी की वोकैबुलरी में एक शब्द बढ़ गया था। और ये भी कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, ये कॉन्सेप्ट भी 1998 से 2004 तक खूब घसीटा गया है। 1999 अटैक अगेंस्ट क्रिश्चियंस इन इंडिया, द राइज ऑफ इंटॉलरेंस। 2001-2001 मेकिंग इंडिया हिंदू, राइज ऑफ इंटॉलरेंस के पूरा जिक्र किया गया इस आर्टिकल में। फॉरेन मीडिया 2003 में रिपोर्ट तैयार करती है और उसमें कहा जाता है ओवरलुक्ड डेंजर, और बताती है कि इंटॉलरेंस कितना बढ़ गया है। 2002 में कहा जाने लगा कि फासिस्ट इंटॉलरेंस है उस सभी के पीछे जो आरएसएस को चैलेंज करता है। 2 नवंबर 2002 ग्रोथ ऑफ वायलेंट हिंदू नेशनलिस्ट, पूरा इंटॉलरेंस के ऊपर भर रखा था आर्टिकल। 2014 से 2019 तक भी हजारों आर्टिकल आपको इंटॉलरेंस के ऊपर मिल जाएंगे। तो वही स्ट्रेटेजी डिट्टो, काफी कूल था ब्रो। 2019 इलेक्शन से पहले राफेल डील में घोटाला बताने की नाकामयाब कोशिश की गई राहुल गांधी के द्वारा, और पूरा का जो पूरा इलेक्शन था वो इसी राफेल डील के ऊपर। सबसे बड़ा स्लोगन चौकीदार चोर है, वो भी राफेल डील के ऊपर इन लोगों ने शुरू किया था। पूरा कैंपेन ही इसके ऊपर बेस्ड था। और सिमिलरली 2004 के इलेक्शन से पहले एक नया घोटाला बना दिया गया था, ताबूत घोटाला, और उसके बाद पता चला कि ताबूत घोटाले में तो घोटाला था ही नहीं। और इन सब स्ट्रेटेजीज को अपनाया गया वाजपेयी जी के अगेंस्ट, और उसमें कामयाब भी हुए। वाजपेयी जी इलेक्शन 2004 का हार गए थे। सोनिया गांधी इसको बहुत बड़े तरीके से बूस्ट भी करती हैं कि हम वाजपेयी से जीत गए, मोदी क्या चीज है। मगर ये जो स्ट्रैटेजी थी ये फेल हो गई 2019 के चुनावों में। तो अब 2019 के बाद 2024 तक अगली स्ट्रैटेजी, नई स्ट्रैटेजी की जरूरत थी। ईयर 2011 एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और उसमें कांग्रेस पार्टी की नींव हिला दी जाती है। और उसके बाद 2012 में 2012 में भारत बंद करा देती है भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल के प्राइसेस के हाइक के ऊपर। और उसके बाद नरेंद्र मोदी कमान संभाल लेते हैं, और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। 2011 का जो आंदोलन था वो एक पिवटल रोल अदा करता है कांग्रेस पार्टी को सरकार से हटाने के लिए। अब कांग्रेस पार्टी को ये बात वहां से समझ में आ गई, और वही स्ट्रेटेजी पूरी की पूरी अप्लाई कर रहे हैं अब। और तो जैसे ही 2019 में कानून आया और वहां पर उनको थोड़ी सी पॉसिबिलिटी दिखी, तो सीएए का प्रोटेस्ट कराया गया, और महीनों तक वो प्रोटेस्ट चलता रहा। और आज जब सीएए को लागू हुए 1 साल हो गया है, और किसी रफ्तार से अगर हम पूछें कि भाई अनवर तो अभी भी यही है, कहां निकाला गया है उसे, तो उसके मुंह पर ताले लग जाते हैं। साल हो गया सीएए का कानून बना, 1 साल हो गया। सैयद हसनुल हक, मुझे ये बताइए एक मुसलमान का नाम जिसे हिंदुस्तान से सरकार ने बाहर फेंका हो। मैं टाइमर सेट कर रही हूँ, नाम बताइए मुझे। मैडम आप कोई भी एक नाम बताइए किसी मुसलमान को सीएए कानून बनने के साल भर बाद फेंका हो बाहर हिंदुस्तान के। मैं इंतजार कर रही हूँ, बताइए। सिंगल मुस्लिम ने आप क्या चाह रही हैं? आप एक नाम बताइए जिसके लिए आपने इतना आपने विरोध प्रदर्शन किया। इधर उधर की बात मत कीजिए। सीए का नाम लिया आपने, मुझे ये बताइए, सीए कानून बना उसके बाद किस मुसलमान को हिंदुस्तान से बाहर फेंका? 12 दिसंबर को हिंदुस्तान, मुझे नाम बताइए। 15 दिसंबर को हिंदुस्तान, साल भर हो गया, किस मुसलमान को हिंदुस्तान से बाहर फेंका? कौन सा काला कानून आई है? आप मुझे बताइए। अरे आप सीए को काला कानून कह रहे थे, मुझे बताइए ना। आप सैयद हसनुल हक साहब सीए का जिक्र किया ना, वक्त बीत रहा है। आवाज नीचे करके बात करें आप, जवाब नहीं है आपके पास, जवाब नहीं है आपके पास। सीए के प्रोटेस्ट में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने ही वो कराया, सारे ऑपोजिशन ने अपने हाथ उसमें सेके थे। शाहीन बाग कोरोना की वजह से खत्म हुआ, अदरवाइज वो वहां पर महिलाएं आज भी बैठी होती। और वो खत्म हुआ, कोरोना गया नहीं, मगर फार्मर प्रोटेस्ट अपने आप चालू हो गया फिर से। अब ये फार्मर प्रोटेस्ट कितना पॉलिटिकल है ये हमने पहले की कई वीडियोस में कवर किया है, एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। तो भाई अब एक बात तो कंफर्म है कि अगले 5 साल हमें केवल प्रोटेस्ट देखने हैं। जरा सा कोई बिल आए और उसके ऊपर प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा, चाहे
कांग्रेस ने उसको अपने पहले के मैनिफेस्टो में डाला हो ना डाला हो, कांग्रेस उसके पहले फेवर में हो ना हो, लेकिन हमें इसी तरीके से प्रोटेस्ट अगले 4-5 साल देखने को मिलेंगे, क्योंकि कांग्रेस सत्ता से दूर रहना बिल्कुल भी नहीं चाहती है और इस बार डिथ्रोन करना चाहती है वो मोदी को। सड़कें इसी तरीके से जाम रहेंगी, सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता रहेगा कि इस तरीके से किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचाकर प्रोटेस्ट मत करो, मगर उसकी सुनवाई कुछ नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरीके के प्रोटेस्ट वाली राजनीति थोड़ी खत्म हो और असली मुद्दे के ऊपर प्रोटेस्ट हो, जैसे करप्शन के ऊपर प्रोटेस्ट हुआ था या फिर पेट्रोल के प्राइसेस के हाइक के ऊपर प्रोटेस्ट हुआ था। वो लाजमी है, वो सही भी है, लेकिन इस तरीके से सीए के ऊपर प्रोटेस्ट करना जहां पर किसी को कोई नुकसान ही नहीं हुआ और महीनों तक पूरे देश में इस तरीके के दंगे होते रहे और वहां पर कई लोगों की मृत्यु तक हो गई, तो वो कितना सही है आपको सोचना है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हमें patreon.com पर सपोर्ट कीजिए, ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट कीजिए। दोनों के लिंक्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारी टी शर्ट्स को ले सकते हैं vogalfactory.com से, और जो लिंक है वो भी पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।